ओके, तो हमने बात की थी सॉलिड की। ओके, सॉलिड इज ए, ये आपके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूजुअली जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो या कोई बड़ा आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो या फिर आप कभी डॉटनेट के अंदर कुछ भी ऐसी चीज लिख रहे हो, तो आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। याद होने का मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए वंस यू आर राइटिंग द कोड। इसमें से एस हमने देखा। अब एस में आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सॉलिड का एस का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक यू गाइस कैन एक्सप्लेन। करेक्ट? हेलो दीपक, विशाल। यस सर, यस सर। यस सर। एस सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके। ओ बाद में देखेंगे, ओपन कोर्स प्रिंसिपल क्या होता है। लिस्को भी बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमें। आई इंटरफेस एग्रीगेशन भी ये आज ही देख लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये अभी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो ये पांचवा responsibility। अगर कोई फ्रेशर जा रहा है इंटरव्यू देने तो उससे नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर अगर दीपक सर, विशाल सर या तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे ये चीजें पूछी जाए। हाँ जी। सर मैंने कहीं पढ़ा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे 3 टाइप के होते हैं सर, लाइक हाँ हाँ प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आते हैं, उस पर भी आते हैं। यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्टर वाले ही यूज करते हैं रेपोजिटरी पैटर्न में, लेकिन आप प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब एक दूसरा तरीका और होता है, मेथड लेकिन इंजेक्शन। हम मेथड इंजेक्शन तो आप जो करते हो वो करते हो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आप डॉटनेट कोर में भी, इधर भी, हर जगह हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस। लेट्स से आपने क्लास डिक्लेयर की, क्लास एबीसी। ओके, इस एबीसी क्लास के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा था। ओके, हाँ ये पब्लिक ही है मान के चलो। ओके, इसके अंदर आपने और भी मेथड लिख रखे थे। लेट्स से मेथड 1, लेट्स से मेथड 2। ओके, बहुत सारे मेथड्स, आपने प्रॉपर्टीज भी थी, मेथड्स भी थे। अब आपने एक क्लास बनाई। अब इस क्लास का आपने लगभग लगभग मान के चलो 500 जगह यूज कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। कैसे यूज कर लिया? आपने इस क्लास का 500 जगह ऑब्जेक्ट बना दिया। कंस्ट्रक्टर है तो यूनिट टू पास हम वैल्यू। अब आपकी जिस ये जो दूसरी क्लास थी, लेट से आपने एक्स वाई जेड क्लास के अंदर बनाया। क्लास के अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरीके से आपने डिफरेंट 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 क्लासेस, अगर आपको जरूरत पड़ती रही एबीसी क्लास की, आप ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड। ओके, अब अचानक से रिक्वायरमेंट आई, यार है ना इसके अंदर एक वेरिएबल और पास। अब आपने जितनी जगह पे ये क्लास बनाई थी, ओके, जितनी जगह पे आपने ये क्लास बनाई थी उतनी जगह पे यूनिट टू चेंज। अब अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूं कि ये जो क्लास थी ये इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब भी इसमें चेंज होगा तो यूनिट टू चेंज किया रहेगा। यूनिट टू पास सेकंड पैरामीटर उन 500 जगह पे जहां पे आपने यूज किया होगा। यस नो? यस यस सर। सर। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ये न्यू कीवर्ड लिखने में, क्योंकि ये हमारी एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट हम ना करें, हम ये काम है ना किसी और को दे दें। यार ये है ना, अगर मेरे कंस्ट्रक्टर में चेंज हो, कुछ भी हो, अगर मैं ये न्यू कीवर्ड ना लिखूं, मैं केवल इतना लिखूं और मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जाए। अभी तो देखो नल होगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने नहीं रखा। लेकिन हमारे पास एक तरीका ऐसा है कि विदाउट न्यू कीवर्ड लिखे हुए भी
ठीक है, मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इस ओबीजे के अंदर मुझे इस क्लास का रेफरेंस मिल जाए। ओके, तो हमारी जो डिपेंडेंसी क्रिएट होती है वो न्यू कीवर्ड भी बन जाती है कि उसमें चेंज होगा तो इधर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है कि हम खुद से ना करके हमारे पास कुछ कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। कौन कौन से कंटेनर्स होते हैं, किसी को नाम पता है? जिनको डिपेंडेंसी कंटेनर्स भी बोलते हैं। कंटेनर्स कहने का मतलब बाल्टी, जैसे घर की बाल्टी है, पानी वाली बाल्टी। ओके, सर लाइक तो कॉन्फ़िगर सर्विस। हाँ, वो वहां पे कॉन्फ़िगर सर्विस उधर कोर के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे है ना इनबिल्ट होता है अनुशील सर, यहाँ पे इनबिल्ट नहीं होता। यहाँ पे यू नीड टू इम्प्लीमेंट द कंटेनर। वहां पे ये सपोर्ट है ना, अपने आप दिया हुआ है डॉटनेट कोर के अंदर, लेकिन आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ये सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी कंटेनर्स। तो डॉटनेट कोर का वो फायदा है कि वहां पे ये चीजें इनबिल्ट। तो कंटेनर्स, कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स, पहले मैं नाम बता देता हूँ कंटेनर्स के कुछ जो अच्छे कंटेनर्स अवेलेबल हैं जो हमें ये चीज प्रोवाइड करा देते हैं अपने आप। फिर देखें कंटेनर्स होते क्या है। नीचे स्ट्रक्चर मैप, ऑटोफैक्ट। सर ऑटो मैपर भी होगा क्या? नहीं नहीं, वो कंटेनर नहीं है, वो डिपेंडेंसी कंटेनर नहीं है। मैं नाम भूल गया, विंडसर। ओके, ये कुछ कॉमन कंटेनर्स हैं विच आर अवेलेबल इन मार्केट थ्रू विच यू कैन अचीव द डिपेंडेंसी इंजेक्शन वेरी इजीली विदाउट एनी एक्स्ट्रा। तो कैसे करेंगे ये वाला काम हम? ये वाला काम और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो निंजेक्ट यूज करते हैं। ओके, फंडा क्या है इन सब कंटेनर्स का? चाहे ये कंटेनर्स हो, चाहे आपका फ्यूचर में आपके 50 कंटेनर और आ जाएं, उनका फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर इज जस्ट नथिंग जस्ट ए बाल्टी। ओके, कंटेनर क्या कहता है? दो चीज बोलता है कंटेनर। कंटेनर ये कहता है कि मैं हूं एक बाल्टी, मुझे आप दो चीज प्रोवाइड कर दो। कि क्या प्रोवाइड कर दो? एक इंटरफेस का नाम प्रोवाइड कर दो, जैसे आई स्टूडेंट, और मुझे ये बता दो उससे रिलेटेड क्लास कौन सी है। दैट्स इट, मुझे ये दो चीज बता दो। ओके, और ये दो चीज हमने लिख रखी है क्योंकि रेपोजिटरी पैटर्न स्टार्ट वहीं से होता है, जिससे कि हम आराम से डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर सके। और हमने ये दो चीज लिखी हुई है, करेक्ट। हमने एक क्लास लिखी हुई है, एक इंटरफेस लिखा, उससे कॉन्करेट क्लास लिखी हुई है। तो हम निंजेक्ट को क्या करेंगे? निंजेक्ट को हम ये बता देंगे कि बेटा ये इंटरफेस है और ये उसकी कॉन्करेट क्लास है। वेरी गुड। आप पूरे एमवीसी प्रोजेक्ट में कहीं भी आप अगर आई स्टूडेंट ये लिखोगे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको अपने आप में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। दिस इज व्हाट डिपेंडेंसी इंजेक्शन से कि आपको न्यू कीवर्ड लिखने की जरूरत है, और ये काम आपके लिए कौन करता है? कंटेनर्स। कंटेनर्स ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि मुझे बता दो क्या क्या डिपेंडेंसी है। मैं ऑटोमेटिकली जब आपका कंट्रोलर लोड होगा एमवीसी का, वो डिपेंडेंसी रिजोल्व करके आपको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। आप बस उस ओबीजे को यूज करो। अगर कल को इस क्लास में चेंज हुई क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग न्यू कीवर्ड एनीवेयर, तो आपको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेंज भी करना है तो केवल एक आपको कंटेनर क्लास में करना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह ऑब्जेक्ट फ्लो करा रही है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया? फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करते हैं वो देखेंगे। यस सर, आ गया। ओके, तो हम कैसे सर फैक्ट्री करेंगे? पैटर्न में भी तो यही होता है। फैक्ट्री पैटर्न का भी तो यही काम है, न्यू कीवर्ड को रिमूव करना। सारा नहीं, काम फैक्ट्री पैटर्न का न्यू कीवर्ड रिमूव नहीं करते। फैक्ट्री न्यू पैटर्न तो कीवर्ड ये वहां पे कहता है, ऑब्जेक्ट न्यू वहां कीवर्ड सारा बनाते हैं। वहां पे न्यू कीवर्ड होता है। फैक्ट्री पैटर्न का काम केवल इतना होता है कि आप ये लिखते हो आई स्टूडेंट, इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर। इंटरफेस के अंदर आप चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रखते हो। फैक्ट्री पैटर्न का काम इतना होता है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यू कैन एक्सेस द चाइल्ड क्लास फीचर। वो ये कहता है कि आपको चाइल्ड क्लास, फैक्ट्री का मतलब यही होता है कि आपको चाइल्ड क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं करनी है।
आप किसी इंटरफेस के थ्रू जाओ। तो वो ये कहता है, वो भी एक बार डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक बार। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है कंप्लीटली इसको रिमूव करना। ओके सर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिमूव करते हैं। गुड, वेरी गुड। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम करेंगे क्या? आई एम इम्प्लीमेंटिंग निंजेक, और आपको मैं बताऊं ये सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप उनको अगर कोई पूछे आपसे तो आप एक इम्प्लीमेंट करके देख लो, ठीक है? वो कोई भी एक पकड़ के, सबका तरीका अलग अलग है इम्प्लीमेंट करने का, कॉन्सेप्ट सेम है, अलग अलग तरीका कहने का मतलब जो ये चीज आप बताते हो निंजा के केस में C# में बताते हैं, स्ट्रक्चर मैप के केस में XML फाइल में बताते हैं, इन दोनों के केस में अलग अलग फाइल्स होती है उसके अंदर जाके बताते हैं। तो अलग अलग जगह पे आप अपनी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगर करते हो कॉन्सेप्ट से। तो आप कोई भी एक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई एम इम्प्लीमेंटिंग निंजेक। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अब तो शायद चेंज भी हो गया होगा काफी निंजेक में। लेट्स सी कि क्या चेंजेस हैं लेटेस्ट वर्जन में। आप गए राइट क्लिक अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। अरे मैनेज न्यूगेट पैकेज मेरे भाई। ब्राउज। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे को विजिबल नहीं हो रही। तो निंजेक। तो आपको देखो निंजेक मिल गया। अब निंजेक का मुझे देखना पड़ेगा कौन से वाला हमें इंस्टॉल करना है। डिपेंडेंसी इंजेक्टर फॉर द डॉटनेट एप्लीकेशन वेब डॉट कॉमन नहीं चाहिए हमें, MVC5। हम एक वर्जन पीछे चलते हैं जिससे कि ये MVC3 किसका है, रेमो ब्लोर का। बट एनीवे ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इंस्टॉल। आप चाहो तो 5 वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आई ऑलवेज प्रीफर कि एक थोड़ा सा वर्जन पीछे चले। सर हाँ जी। सर जैसे हम स्टार्टअप पेज होता है उसमें इसमें सर ये ऐप डेटा क्या है सर? ऐप स्टार्ट और ऐप डेटा फोल्डर। देखो ऐप डेटा के अंदर आप कोई भी ऐसा डेटा रख सकते हो जो आपके पूरे एप्लीकेशन के अंदर आपको एक्सेस करना है। ऐप स्टार्ट इज द फाइल है जिसमें आप ऐसी क्लास रख सकते हो जो पूरे एप्लीकेशन के अंदर आपको एक्सेस करना है। जैसे जी ऐप सर। डेटा आपकी कोई एक्सेल है जिसको आप चाहते हो पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस करो, तो यू कैन प्लेस दैट फाइल इन द ऐप डेटा। तो इसलिए बना हुआ है पूरे एप्लीकेशन का डेटा। ऐप स्टार्ट मतलब पूरे एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस हो जाएगा। अलग से फोल्डर दिया हुआ है, अगर आप रूट पे भी रख के करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी एक फोल्डर दिया हुआ है कि यहाँ रख लो। तो इन दोनों का मतलब ये होता है। सिस्टम फोल्डर्स हैं, सिस्टम कहने का मतलब आप अलग से इसी के फोल्डर्स हैं, देखोगे तो ये सारी फाइल्स ये इंटरनली हम यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है, स्टार्टअप फाइल होती है आपकी डॉटनेट कोर में, करेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो वी कैन वेट। इतना भी नहीं लेगा कि आप चाय पीने चले जाओ, 1 आध मिनट लेगा बस। ये क्या करेगा, इतनी सारी चीजें इंस्टॉल करेगा। डू नॉट शो मी दिस अगेन, मैंने ओके कर दिया। ओके, ये मैंने कहा कि एक्सेप्ट, बिल्कुल कर दो इंस्टॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका निंजेक सही से इंस्टॉल हो गया? तो आपको आप वंस यू विल एक्सपेंड दिस ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट फाइल, यू विल सी वन न्यू फाइल, निंजेक वेब कॉमन।
एंड अगेन पारुल एंड अनिसिल, दिस इज ओनली ट्रू फॉर द .NET फ्रेमवर्क, नॉट फॉर द .NET कोर। वहां पे पहले से इनबिल्ट है, वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वहां पे सब चीजें हमें बनी बनाई मिलती हैं। तो निंजा इस फाइल को आप एक्सपेंड करोगे तो आपको सारी डिपेंडेंसी जो देनी है वो आपको यहाँ पे दे। ओके, तो इस मेथड से आपको पहले यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी देनी है। डिपेंडेंसी देने का मतलब कि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मेरा ये इंटरफेस है और ये कॉन्फ्लिक्ट क्लास है, ये आप यहाँ पे बताओगे। दैट्स इतना काम हमें करना होता है। और देखो, तुमने कुछ कोड नहीं लिखा, हमने निंजेक्ट इंस्टॉल किया और बस हमें जितनी प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी है वी नीड टू डिफाइन। कैसे करेंगे? कर्नल डॉट बाइंड, ये इनबिल्ट मेथड है, कर्नल हमारी क्लास नहीं है, उसने अपनी क्लास बना रखी है बेचारे ने, जिसको हमने थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया है। उसके अंदर वी नीड टू प्रोवाइड द आई स्टूडेंट रेपो इंटरफेस का नाम। ओके, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नेम स्पेस अभी इंपोर्ट नहीं किया हुआ, कर लेते हैं। इसको किस क्लास से मैप करना है? स्टूडेंट रेपो से, स्टूडेंट रेपो। ये क्लास भी इसको नहीं मिलेगी क्योंकि अभी नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो आपने कंटेनर में रजिस्टर कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली जितने भी कंट्रोलर हैं उसके अंदर कहीं भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसकी जगह पे उसको उसमें रेफरेंस इसका डाल देगा, ऑटोमेटिकली इसका रेफरेंस डाल देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम कहाँ बना रहे हैं? अपने यहाँ पे बना रहे हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। ओके, अब देखोगे यहाँ पे हम बहुत जगह न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं। न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं, मैं ये हटाना चाहता हूँ, मैं लिखना ही नहीं चाहता ये न्यू कीवर्ड। जहां जहां पे भी मैंने रेपो का बनाया मैं चाहता हूँ कि हट जाए, तो क्योंकि हमने इसकी डिपेंडेंसी डाल देंगे। यू नीड टू राइट ए कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही आपका कंट्रोलर लोड होगा, जैसे ही कंट्रोलर लोड होगा, आपको कुछ नहीं करना, इस कंट्रोलर के अंदर आई स्टूडेंट रेपो और लेट से एसटीडी रेपो, इसके अंदर ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इसके अंदर किसका रेफरेंस मिल जाएगा? इस क्लास का रेफरेंस आपको मिल जाएगा। आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको इसको यूज करना है। लेकिन इसको मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज जस्ट एन, हाँ, क्योंकि ये आपका क्या है, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों एक्सेस नहीं कर सकता है? बिकॉज दिस इज लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस कंस्ट्रक्टर। तो मैंने क्या किया, ऊपर एक पैरामीटर ले लिया, ये इसी नाम से ले लिया, जिससे मुझे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और इसके अंदर कंट्रोल सी ए, यहाँ पे मैंने एसटीडी रेपो को रख दिया। ओके, और ये कुछ एरर दे रहा है, inconsistently accessibility parameter I student repo is less accessible than the method student पर student controller। क्योंकि हमने I student repo को ये कह रहे हैं कि ये आपने पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो काइंडली उसको भी आप पब्लिक डिक्लेयर कर। ओके, ये बेचारा ये चिल्ला रहा था तो हमने कर दिया उसको। ओके, तो अब आपका ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब आपने क्या किया कि इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब देखो, मुझे ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। हाँ, दो ही जगह मैंने लिखा था, दो जगह लिखा था कि तीन जगह लिखा था, यहाँ पे। ओके, नाउ लेट मी रन, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट में लगा रहा हूँ, जिससे आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर हमारा रेफरेंस आ रहा है। इतने ही लोड हो
इतने आपको अगर लॉगिंग करनी है एमवीसी एप्लीकेशन में तो कैसे करोगे, या फिर ASP.NET में किसी ने की हो तो लॉगिंग कैसे करते हैं, जैसे लॉग फाइल में राइट करा देते हैं, कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करते हो आप लोग? कैसे सर? जैसे कि आपने कोई एक्सेप्शन है उसको किसी टेक्स्ट फाइल में राइट कराना है लॉगिंग के लिए, लॉगर यूज करते हैं। कौन सा टूल यूज करते हो? मतलब कोई यूज करते हो कि खुद से ही कर लेते हो राइट? आपने टेक्स्ट फाइल बनाई डॉट राइट मेथड, उसके अंदर जाके राइट कर दिया? खुद ही कर लेते हैं सर, जो ग्लोबल एक डॉट है मेथड उसकी। हाँ, वही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं ना जो कि आपको बहुत एफर्ट आपका बचा देते हैं। जैसे log4net आता है, बहुत फेमस सा टूल है, बहुत फेमस टूल है, वो यूजली ASP.NET MVC के अंदर भी कर सकते हो। In case of MVC, you have a third-party tools available that is called the Elma. If you want to go through that tool, you can. कि क्या होता है पूरे एप्लीकेशन में जितनी भी एक्सेप्शन आएंगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इवन यू डोंट नीड टू राइट वन सिंगल लाइन ऑफ कोड, बस उस पैकेज को डाउनलोड करो, वो अपने आप सारी एक्सेप्शंस को लॉक कर देगा। कभी भी देखना है आप देख सकते हो कि क्या एक्सेप्शन है, ये क्या स्ट्रक्चर इसे अपने आप दिखा देगा। तो यू कैन नोट डाउन द नेम एंड जस्ट रीड अबाउट दैट एल्मा। बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेज, करोड़ों पैकेज है, उसमें से एल्मा एक अच्छा है जो आप यूज कर सकते हो। एनीवे, ओके सर। ये हमारा रन हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट ही था ना, स्टूडेंट के अंदर लेट्स से रजिस्टर। आपका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा बिकॉज नाउ यू हैव द कंस्ट्रक्टर, करेक्ट? तो अब कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर देखेगा कि देखो इसके अंदर आपको ये क्या है, नल नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप ये वाला कोड विदाउट निंजेक्ट या विदाउट एनी कंटेनर इंप्लीमेंट किए हुए करोगे तो यू विल गेट नल हियर। लेकिन अब आपने निंजेक्ट इंप्लीमेंट किया है तो यू आर गेटिंग स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमने इसमें असाइन कर दिया, गुड। और उसके बाद हमारा रजिस्टर मेथड कॉल हुआ, पेज के ऊपर रजिस्टर वाला पेज आ जाएगा, उसके ऊपर हम दिनेश सर की एंट्री कर देते हैं, dinesh@gmail.com एंड एड्रेस दिल्ली, और ये लेट्स से 23 और ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। रजिस्टर पे लगा हुआ है पहले से, क्रिएट। ओके, दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब जब क्लास लोड होगी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका। ओके, तो यहाँ पे ओके F10 अंदर गए। ये तो आपने ऑटो मैपर वाला काम किया है, जो भी हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम ऑटो मैपर से रिप्लेस करेंगे। इसके बाद देखो, अब आपने ये वाली लाइन कमेंट कर दी थी क्योंकि पहले आप खुद बना रहे थे, अब आपको इसके अंदर बना हुआ ऑब्जेक्ट मिला, दिस विल वर्क ऑटोमेटिकली। ओके, ये डेटाबेस में सेव करेगा, इसका वापस बताना जाएगा। मॉडल, सर इसका बताना मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड का मतलब क्या है? मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड का मतलब ये है कि अगर आपने वैलिडेशन लगाए हुए हैं अपने मॉडल के ऊपर तो यहाँ पे आपके मैसेज आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से चेक करना है कि आपका मॉडल पोस्ट होते हुए वैलिड है कि नहीं है, सारे वैलिडेशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके सर। ओके, दिस विल मेक श्योर कि आपने, ऐसा होता है ना कभी कभी क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपने क्लिक करने के बाद कोई जावा स्क्रिप्ट में चेंज कर दे, या एसक्यूएल करके नीचे आपका इंस्पेक्टर एलिमेंट में करके जाके उसको चेंज कर दे, तो पोस्ट होते हुए क्या होगा कि वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस ये होते हैं कि पोस्ट करते हुए भी आप चेक कर सकते हैं कि सारे वैलिडेशन फुलफिल हैं कि नहीं है, देन ओनली यू नीड टू सेव इन द डेटाबेस। ओके, तो इस तरीके से आप ये आपने कर दिया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे गेट वाला, वैसे गेट वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो गया होगा, नहीं हुआ? तो लेट्स से डिस्प्ले स्टूडेंट। ओके, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये देखो इस बार भी आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपको यहाँ से डायरेक्ट व्यू मिलेगा डेटाबेस के पास से जाके आपके लिस्ट। कितना ही एफर्ट था हम लोगों का।
या था एफर्ट कुछ? सर थोड़ा सा। मैं बताऊं, ये है ना, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी होती है, बस हमें ना उसके अंदर घुसना नहीं चाहते। डोकर, ये कुबरनेटिक्स, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी होती है, हम उनका नाम देख के उनके अंदर नहीं जाते, होते कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। तो दिस इज हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आज की क्लास के बाद से इन एमवीसी जब भी आप कोई रेपो बनाओ, तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, you need to register that repo in the Ninjak Web Common class. This will be the first step which you will do, और उसका ऑब्जेक्ट आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर लेके तब काम करना है, आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। हटा देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। सर इस केस में मान लीजिए सर 1000 क्लासेस है हमारी और सबको हम वहाँ पे उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन स्लो नहीं होगी इस केस में? नहीं 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 नहीं, वो इनिशियली एक बार कंटेनर क्या करेगा, एक बार ऑब्जेक्ट बना के रख लेगा, हर एक कंट्रोलर को पास कर देगा। ओके। ओके, तो वो बहुत चीता इंसान। तो आप इस तरीके से, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है, इसके अंदर आप मल्टीपल रेपो के साथ काम कर रहे हो। इस कंट्रोलर के अंदर आपको स्टूडेंट की भी जरूरत हो, टीचर की, तो कोमा कर करके उतने ही आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। कोमा करके लेट से आपके पास आई टीचर रेपो होता है, तो आई टीचर रेपो करके वो ले लेते, उसका ऑब्जेक्ट एक ऊपर डिक्लेयर करके उसको यूज कर लेते हो। तो मल्टीपल यू कैन, जितनी आपको जरूरत है। आगे ये दिस इज ट्रू ओनली फॉर द डॉटनेट फ्रेमवर्क MVC 5 तक। MV जब आप डॉटनेट कोर के अंदर जंप करोगे, यू डोंट नीड टू इवन टच दिस। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कितना काम करना होता है, जो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं वहां पे एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर सर्विस, उसके अंदर वी नीड टू जस्ट रजिस्टर दिस, और बस हमारा काम। ये इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, वहां कुछ नहीं करना, सब इनबिल्ट है। हाँ, आपको खुद से रजिस्टर करना पड़ेगा देन। ओके, तो ये काम वहां पे आपका अपने आप इनबिल्ट है। नाउ प्रॉब्लम विद द रेपोजिटरी पैटर्न कुछ लगती है आपको? देखो, जब प्रॉब्लम आई तभी सॉल्यूशन आया होगा, करेक्ट? वरना अगर यहाँ तक हो जाता तो बैठ जाते, बोला सीधा परफेक्ट हो गया। सर इसके बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, कर तो रहे हो आप, इससे पहले कर रहे हो, कर सकते हो। तो मैं इसका वही कह रहा हूँ, इसका ये लगाने आपकी, का, करने का। मैंने थोड़ी देर पहले आपको वही तो बोल रहा था कि आप कोड रीयूज कर पा रहे हो। आपकी, आप एक क्लास के अंदर चेंज करोगे, हटेंगे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं कंट्रोलर के अंदर लिखूंगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। इट्स अप टू यू, यू कैन राइट सर ऑल वैसे द कोड इन द अगर स्टूडेंट कंट्रोल। सर रीयूज के लिए हम इंटरफेस वगैरह बनाते हैं, है ना सर? तो सर कोई भी अगर हमें कोई डाटा लाना है तो उसको एक ही बार या सेम फॉर्म तो नहीं बनाएंगे ना, हम अलग अलग ही बनाएंगे। तो हाँ उसको हाँ, तो रीयूज तो करिए, करना ही नहीं है हमें। हाँ हाँ, आपको दूसरे फॉर्म के ऊपर भी लेट से कि स्टूडेंट का डेटा दिखाना है, आप दूसरे फॉर्म के ऊपर जाके दोबारा क्यों कोड लिखोगे? आपने एक जगह कोड लिख दिया ना, आप इसी मेथड को कॉल करोगे। ओके सर। अरे, तो ये ओके एक जगह लिख सर। दिया। जैसे जो ASP.NET वालों को कंफ्यूजन में आपको बता दो, जैसे यहाँ पे आप 3 टायर या 2 टायर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते, तो वो इसीलिए करते थे कि एक जगह लिख दे और डेटाबेस का काम इसी में करते रहे। ओके सर। किया है किसी ने 2 टायर 3 टायर? दिनेश सर, विशाल सर, आप लोग के लिए ये, यस सर। यस हाँ, तो सेम काम है। अब देखो, प्रॉब्लम विद द रेपोजिटरी पैटर्न वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इट्स गुड। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी यार, ये तो अगर हमारे पास 100 टेबल है तो आई नीड टू क्रिएट 100 इंटरफेसेस। बोले थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यस सर। यस सर। कह रहे, तो ये इनको भी लगा यार। तो अगर आपको ऐसे लगे कि बार बार कर रहे हो, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन बचता है, जेनरिक। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंप्लीमेंट जेनरिक रेपोजिटरी पैटर्न रादर देन द रेपोजिटरी। बट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे 70-80% जिसमें केवल नॉर्मल रेपोजिटरी पैटर्न इंप्लीमेंट होता है। जेनरिक रेपोजिटरी पैटर्न इसलिए इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि कुछ लोग जो यूज करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग रेपोजिटरी इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जेनरिक रेपोजिटरी इंप्लीमेंट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने रेपोजिटरी किया तो आप जेनरिक रेपोजिटरी भी करो। रेपोजिटरी से वो सारा काम हो गया जो हमें चाहिए। लेकिन अगर आपको कोड को और अच्छा करना है तो यू कैन राइट द जेनरिक रेपोजिटरी पैटर्न।
ओके, जेनेरिक रेपोजिटरी पैटर्न के केस में बस हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस लिखेंगे, ठीक है, उसी से हम काम चला लेंगे, हमें बार बार इंटरफेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। बस एक बार पॉज कर देता हूं मैं वीडियो, और आप लोग रीजॉइन कर लो स्टॉप करके, देन वी विल सी हाउ वी विल राइट ए जेनेरिक रेपोजिटरी। ओके, आप लोग रीजॉइन कर लो।